चलो अब हम देखें भाई फोर्थ पॉइंट आता है इसमें बॉन्ड एंगल। इसकी बात करें थोड़ा हम लोग बॉन्ड एंगल। देखो हम लोग पहला पॉइंट वेस्पर थ्योरम क्या पढ़ा कि सेंट्रल एटम इज नॉट सराउंडेड विथ लोन पेयर, नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, उसमें कोई लोन पेयर नहीं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, यानी जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम में क्या मिलेगा, लोन पेयर। तीसरा क्या पढ़ा हमने, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चौथा पॉइंट अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल। लिख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, लिखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम पे देखो लोन पेयर बढ़ेगा, ये देखो इधर अगर ये वैल्यू बढ़ने लगेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, इसको कहते हैं इनवर्सली रिलेशन। मान लो हमने ले लिया CH4 NH3 H2O, ये समझ पा रहे हो? बताओ ये CH4 कैसे लिखोगे आप ऐसे? अब देखो सब में हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, यहां भी लिखोगे कुछ ऐसे बनेगा, और यहां में अगर लिखोगे आप ऐसे देखो, तो अब देखो यहां पे अगर बात करें लोन पेयर का, सिर्फ बात कैसे करें, लोन पेयर का कितना है 0, यहां पे लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे 1, और यहां पे लोन पेयर कितना सेंट्रल एटम पे 2। तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो लोन पेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर इधर जाने पे देखो लोन पेयर का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बात करें अगर बॉन्ड एंगल का, तो बॉन्ड एंगल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अब मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जब घटेगा तो अमोनिया देखो कितना हो जाएगा 160 डिग्री 5 मिनट, और वाटर में कितना हो जाता है भाई 104 डिग्री 5 मिनट, है ना। तो ये देखो आप, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ने लगेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, और ये बॉन्ड पेयर हो रहा है। तो बॉन्ड पेयर कंपेरिजन में ज्यादा रिपल्सन यहाँ होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा। नोट करो भाई। नेक्स्ट लिखना आप लोग बॉन्ड एंगल। अब देखो हम इस बात थोड़ा कम कर लेते हैं, पॉइंट वह रहेगा फोर्थ, ठीक है, चाहे फिफ्थ कर लो, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ लिखना बॉन्ड एंगल। अब इतना लिखेंगे समझ आना, ठीक है। BA का मतलब बॉन्ड एंगल, BA का मतलब है बॉन्ड एंगल। अभी जो आपने लिखा बॉन्ड एंगल वो देखो यहां पे कहेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। किसके भाई, नहीं गलत हो जाएगा, लिखना बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। और एक और देखते हैं भाई, कभी कभी जो बॉन्ड एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड एंगल अगर कभी कभी ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बोलो भाई, लेकिन अगर सराउंडिंग एटम देखा जाए उसका साइज देखा जाए तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सराउंडिंग एटम। एक और टर्म होता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक बॉन्डिंग के, बैक बॉन्डिंग के, कि बैक बॉन्डिंग में क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे मान लो हम लोग को एक क्वेश्चन दे दिया जाए OH और OF,
ये मान लो यहाँ पे जो एंगल है वो θ1 और यहाँ जो एंगल है वो θ2। अब इसको समझना हो यहाँ पे, देखो हर पॉइंट को समझाते चल रहे हैं, कौन कहाँ पे अप्लाई होगा। पहला लिखा बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, इस पे अगर क्वेश्चन सेट करना चाहोगे एक क्वेश्चन सेट कर सकते हो, जैसे एक होता है अमोनिया, एक होता है फास्फीन। तो कहते हैं कि सर अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 के आसपास होती है, जबकि फास्फीन का 2.1 के आसपास होती है। ठीक, ये हाँ 2.1 के, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें देखा जाएगा इसमें, तो कौन है भाई, नाइट्रोजन। तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है 160 डिग्री, जबकि फास्फीन का लगभग होता है 92 डिग्री के आसपास, या 90 मान लो। ठीक है, कितना, या 95 मान लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा सेंट्रल एटम की, ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। वैसे देखो जैसे H2O H2S ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, चल तो पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरा वाला ये पॉइंट पहला हो गया, ये समझ गए आप। अब दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और फ्लोरीन की 4.0। अब बताओ, अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ने लगेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कह सकते हैं सर, यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा ऑर्डर वो θ1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू θ2। θ1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू θ2। क्यों, देखो ये भी रीजन इसका होता है, क्या होता है, रीजन। रीजन ये होता है, मैं रीजन भी देखो बता रहा हूं आपको, ये लोन पेयर होता है, यहां भी लोन पेयर होता है। ठीक, तो देखो रीजन क्या होता है यहाँ पे, आखिर क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये एंगल ज्यादा हो गया तो ये एंगल कम होंगे, इस बात पे चर्चा करते। तो देखो इसका रीजन क्या होता कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेंसिटी इधर चला जाता है सब खींच के, यहां देखो सब डेंसिटी इधर चला जाएगा खींच के, और यहां की सब डेंसिटी इधर फ्लोरीन के पास चली आ गई, ये देखो सब फ्लोरीन के पास चली गई। तो देखो जब ये रिपल्सन होगा, इसमें लोन पे रिपल्सन होगा, तो यहाँ लेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब डेंसिटी है तो इसको इधर उतना नहीं आने देगा, लेकिन जब यहाँ पे रिपल्सन होगा लोन पेयर तो सब डेंसिटी किनारे चली आई। अब यहाँ कोई डेंसिटी नहीं है, सब इधर चली आई खींच करके, जब इधर चले तो ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा, और जब कमजोर होगा तो ये तुरंत दबा देगा, इसको दबा देगा तो एंगल कम हो जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर होता है। समझो आप इस बात को कि अगर हमारा ये हैंड हो और ये सब एनर्जी यहाँ पे हो, हाँ इधर की भी सब एनर्जी इधर हो यहाँ पे, तो अगर कोई दबाएगा तो नहीं हैंड जाएगा, लेकिन अगर ये सब का सब इधर चला जाए, ये बहुत कमजोर हो जाए, तो थोड़ा भी कोई दबाएगा तो दब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है। तो सेम यही ऑर्डर होता है इसमें, है ना। एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है, या उतना रिपल्सन नहीं होने देगा, डेंसिटी सब यहाँ किनारे चले गई, इसलिए ज्यादा मूव हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको आप। अब देखो, अब एक ऑर्डर हम लोग को लिखना भाई, यहाँ पे जल में F2O में और Cl2O में, ये मान लो θ1 OF, ये मान लो θ2 और OCl, ये मान लो θ3। तो अब देखो इसमें सबको अप्लाई करते हैं, पहला वाला अप्लाई करेंगे सेंट्रल एटम तो वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दूसरा अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो वो देखो यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, इसका भी अप्लाई नहीं करेंगे, या देखो यही पे लिख रहा हूँ, सबसे अच्छा यही समझ लो, अगर इस वाले के रिस्पेक्ट में लगाओगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इसके साथ सबसे कम किसका आएगा, θ2। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम उसका ये कुछ ऑर्डर आएगा। ठीक,
दूसरा अगर देखोगे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रपोज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, तो देखो ये आपका फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का। क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये अगर थर्ड पीरियड का, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा कि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। तो थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1, ठीक है, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1। एक आपने यहाँ पे नाम लिखा है बैक बॉन्डिंग। देखो इससे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग देखो प्रॉफिट क्या होता है, यहां पे है लोन पेयर, यहां क्या है लोन पेयर, यहां भी है लोन पेयर और यहां भी है देखो लोन पेयर। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जो ये एक लोन पेयर है ना, ये वन लोन पेयर, ये यहां इन्वॉल्व होता है बैक बॉन्डिंग में। यानी कह सकते हैं जो एक लोन पेयर ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। कहां पे इन्वॉल्व है, ये बैक बॉन्डिंग बोलो आप। तो एक लोन पेयर यहां हटा देंगे, कहेंगे सर एक लोन पेयर वो कभी इधर बैक बॉन्डिंग में है, कभी इधर बैक बॉन्डिंग में। तो जैसे एक लोन पेयर यहां हटा दोगे तो यहां देखो लोन पेयर हो जाएगा एक, और जब एक लोन पेयर होगा तो एक लोन पेयर है नहीं, तो यहां पे जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो एक तरह से पहले समझो हो जाएगा sp2, यहां पे जो आ रहा है वो हो जाएगा sp3, और यहां जो होगा देखो ये भी होगा sp3। तो देखो जब sp3 होता है तो लगभग 109 डिग्री पहले होता है, समझो आप। अगर दो लोन पेयर या जो भी है तो 109 से थोड़ा कम ही होगा यहाँ पे, ये बात समझ गए। लेकिन अगर ये sp2 होगा तो थीटा जनरली पहले 120 होता है, मेनली क्या होता है 120 होता है। तो सोचो वैसे ही 109 है, 109 में से ये घटेगा, लेकिन ये 120 में से घटेगा, ये थीटा लगभग होता है 118, इसमें 119 या 118 के आसपास होता है, 119 या 118। तो जब ऑर्डर लिखोगे देखो सबसे अधिक कौन हो जाएगा फिर तुम्हारा थीटा 3, उसके बाद कौन आएगा थीटा 1, उसके बाद कौन आएगा थीटा 2। ये है एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल। यही आंसर हमको लगाना होगा। कभी भी इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, कोई कहेगा सर बताओ यहां भी तो दो लोन पेयर दिख रहा था, यहां भी दो था, यहां भी दो था, कहेंगे सर यहां दो दिख रहा है, भाई एक इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में। किसमें इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में, इसलिए मिलेगा कितना एक। इसलिए यहां जब एक मिलेगा तो यहां क्या आएगा sp2। sp2 में जनरली कितना होता है 120, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा इन दोनों के कंपेरिजन में। इन दोनों लगा देंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो उसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो ये ऑर्डर आएगा थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2। नोट करो भाई इसको। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा भाई बॉन्ड एंगल का, किसका बॉन्ड एंगल का, ठीक है। जैसे NH3 PH3 ASH3। अब थोड़ा आप समझना है, आप क्वेश्चन पहले क्या मिलेगा। यहां थीटा की वैल्यू होती है 107, यहां थीटा हो जाएगा तुम्हारा लगभग 97, यहां थीटा का लगभग 92, ठीक है। ये 97, 97, 92 और ये 107। तो एक तो ये पूछेगा कि अगर हम ये देखो इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम, जब इधर जा रहे हैं तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज। चार ऑप्शन दे देगा, क्या बताइए क्यों डिक्रीज हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है इसलिए बॉन्ड एंगल घटेगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये देखो ये बात, तो जब इधर आ पाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, अगर ये घटने लगेगा तो बॉन्ड एंगल घटने लगेगा। ठीक ऐसा ही एक सेटअप बनाया जाएगा वाटर का। ये अमोनिया का हो गया H2O, H2S, H2SE। तो इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, जबकि वाटर का होता है 104 डिग्री जो भी समथिंग समथिंग 104 डिग्री 5 मिनट, ये लगभग 92 हो जाता है, ये 91 के आसपास होता है, ठीक है। तो मेनली देखा गया कि आखिर यहाँ पे ऑर्डर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है इस तरह से, तो सेम रीजन ड्यू टू
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि जब इधर आप आओगे तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा। फिर देखो और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें मिलेगा, कि मान लो ऐसे दे दिया OH वाटर, CH3H अल्कोहल, CH3O CH3 और OCH3 बेंजीन। ऐसे बेंजीन दे दिए समझो आप। तो ये देखो ये दो छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये देखो मिथाइल थोड़ा बड़ा ग्रुप आ गया, इधर दो दो बड़े ग्रुप आ गए। अब इससे देखो ये बड़ा ग्रुप आ गया, और ये लोन पेयर भाई सब पे भाई दो दो लोन पेयर है। देखो तो आपने देखो इसके लिए क्या लिखा था, कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। लिखा आपने बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मान लो कितना है, θ1, θ2, θ3, θ4, जबकि ये होता है लगभग 104 डिग्री। ये मान लो हो गया 111 डिग्री, तो जगह 111.5, यह मान लो 112, ऐसे दिया रहेगा। समझ गए आप? तो ऑर्डर क्या लिखोगे, θ4, θ3, θ2, θ1, θ3, θ2, θ1। सबसे बड़ा किसका लिखोगे, इसका, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप आ गए ना। देखो इसके कंपेरिजन देखोगे तो ये मिथाइल, ये बेंजीन बड़ा ग्रुप आ गया, तो रिपल्सन और ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा रिपल्सन होगा तो ये और ऊपर जाएगा, तो थोड़ा एंगल कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। यहाँ थोड़ा कम होगा, ये और कम होगा, वो सबसे कम होगा। ठीक है, थोड़ा नोट करो भाई इसको आप। अब देखो एक हेडिंग लिखना इसी बॉन्ड एंगल में, ड्रैगोस रूल। वही इस बात को समझाएगा कि आखिर बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है। लिख लेना ड्रैगोस रूल। देखो ड्रैगोस रूल क्या होता है, कास्ट थीटा बराबर S/S-1 कास्ट, अरे यार ब्लैक तो रेड नहीं दिखेगा ना। ड्रैगोस रूल क्या होता है भाई, कास्ट थीटा बराबर S/S-1 या फिर P-1/P या फिर P-1/P। ये होता है ड्रैगोस रूल। ठीक, तो जैसे देखो होता क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन अमोनिया हो गया, और आपने देखा हमने अभी फास्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जो भी आपको इस तरह से मिल जाए, या फिर जैसे जल ले लो आप, H2O, H2S, H2SC, टेलोरियम, पोलोनियम, जो भी इस तरह से मिल जाए। तो यहां देखो कहते हैं सर यहाँ पे इनका जो ऑर्डर आता है वो लगभग 90 से 100 के बीच में आता है। इनका एंगल क्या आता है, 90 से 100 के बीच में। जबकि यही देखो अमोनिया का ज्यादा होता है, इसका भी ज्यादा, ये लगभग 107 डिग्री, ये 104 डिग्री होता है। तो देखो इसका रीजन क्या होगा, आखिर क्यों यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या होता है, कहते हैं सर इसमें sp3 होता, ये भी sp3 होता, लेकिन जब इधर आता है ना, इधर देखो इधर क्या होता है, एक टर्म होता है कास्ट थीटा बराबर S/S-1। अब यहाँ थीटा की वैल्यू लगभग 90 मान लो, कितना मान लो 90। तो जब थीटा की वैल्यू 90 होती है ना, कास्ट 90, ठीक, तो कास्ट 90 की वैल्यू होती है ना, कास्ट 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। ये करोगे जैसे करोगे 0 बराबर हो जाएगा S/S-1, यानी यहाँ जो S की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 0। यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो जैसे ही S की वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है सर ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं इसमें कोई भी नो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन
नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी यस नहीं है। यस का जब परसेंटेज होगा तब तो यस आएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई भी एस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे एंगल बहुत ही कम हो जाता है और ये लगभग 90 से 100 के रेंज में पूछा जाता है। तो आपसे या तो पूछेगा पर हाइब्रिडाइजेशन, तो जनरली देखो, जनरली कहते हैं इसमें नहीं होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता क्योंकि यस का परसेंटेज 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 90-100 के बीच में चलता है, 90 मान लो लगभग, 90 की वैल्यू 0 होती है, थोड़ा कम बेसी भी होगा तो 0 के ही आसपास रहेगा, तो 0 के ही आसपास है, इसलिए यहाँ उतना काउंट नहीं होता। इसलिए यहाँ देखो यहाँ पे हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, यानी अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन फास्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये देखो वाटर में होता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन H2S, H2SE, H2 टेलोरियम, H2 पोलोनियम में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए कभी भी इस तरह का देखो, अब इस तरह के जो क्वेश्चन आप ढूंढोगे ये कहाँ मिलेगा? पी ब्लॉक में। कहाँ मिलेगा? पी ब्लॉक में। ठीक है, जब पी ब्लॉक के आप क्वेश्चंस बनाओगे तो वहां पे ये सब अलग मिलेगा। तो ये सब आपस में लगभग 90 से 100 के बीच में होता है, जबकि अमोनिया सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इधर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो ये था आपका वेस्पर थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल मेनली क्या बताता भाई आपको? हाइब्रिडाइजेशन, कि जब पी ब्लॉक में आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो मेनली जो वेस्पर थ्योरी है ना, ये तभी अप्लाई होता है जब जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर होगा। अगर उस पे लोन पेयर नहीं है तो वेस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं होता, वहां कोई भी वेस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं बंद किया जाए। थैंक यू आप लोगों को।